हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का आप लोगों का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है, उसका हिस्ट्री आप लोगों का चैप्टर मतलब है। सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री है, उसका चैप्टर मतलब फर्स्ट है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय आप लोगों का पहला है। यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो इसका हम प्रश्न यानी कि अभ्यास प्रश्न को इस आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। जो आप लोगों को किताब में इसका क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया, उसका आंसर इस वीडियो में बताएंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, प्रश्न उत्तर को बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आसान शब्दों में आसान भाषाओं में इस वीडियो में बताया जाएगा एंड समझाया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, यह संक्षेप में आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि उसके बारे में लिखना है, टिप्पणी लिखना। टिप्पणी यही होता है उसके बारे में। पहला यानी कि पहला दिया गया जोसेफ मित्सिन दिया गया, दूसरा काउंट केमलोदेव काबूर दिया गया, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध दिया गया है तीसरा, और जो चौथा दिया गया यानी कि घ वाला दिया गया फ्रैंकफर्ट संसद दिया गया, और जो पांचवा वाला दिया गया राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, यानी कि इन पांचों पर हमें टिप्पणी लिख करके बताना है। तो चलिए सर्वप्रथम आप लोगों को पहला आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बता देते हैं टिप्पणी लिख करके। का वाला है हमारा जोसेफ मिस्सिनी, यानी कि इनके बारे में बताना है। तो देखो इसके बारे में बता देते हैं। जोसेफ मिस्सिनी में लिखिएगा, क्या लिखिएगा आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बढ़ जाइए और इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखो क्या दिया गया, जोसेफ मिस्सिनी में लिखना है कि वह इटली का एक क्रांतिकारी था और इसका जन्म 1807 में जेनवा में हुआ था, और वह कार्बोनरी नारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मरसई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप था, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे, यानी कि क्या थे, नौजवान युवा थे, ठीक है। और मैथ्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी, अतः इटली के एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड भी गुप्त संगठन बन गए, यानी कि गुप्त संगठन बन गए। और इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, यानी कि यह हमारा इस पर टिप्पणी लेकर के खत्म होता है। जो हमारा अगला खवाल आ जाता है काउंट केमिलो दे काबूर, यानी कि इन पर लिखना है। तो देखो इस पर क्या लिखना है, काउंट केमिलो दे काबूर इटली, यानी कि इटली में मंत्री प्रमुख था और जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, और वैचारिक तौर पर ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। और इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षक सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर एमिलियन ने उसे 1852 को सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री बना, यानी कि बन गया था, ठीक है, 1852 में, ठीक। और उसने देखो इससे आप लोगों को देखिए ये आसान शब्दों में बता रहे, इससे आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक और कृषि के विकास के लिए कार्य किए थे, तथा उसने सेना में सुधार किया, और उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि बनाई, और अपनी कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। और 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, 61 ईस्वी में, ठीक, उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 में इटली के संसद ने विक्टर एमेनुएल को इटली का सम्राट घोषित किया, और इटली के एकीकरण संभव हुआ। और सार्डिनिया पीडमांट, देखिए सभी सन आप लोग याद कर लीजिएगा, 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ, ठीक है। ये वाला भी टिप्पणी लिख करके इंड होता है। और जो हमारा तीसरा वाला गा वाला है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इस पर लिखिएगा, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग को राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, और 15वीं सदी से यूनानी ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था। और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति में यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया, और यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वासन में रह रहे
यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य का विरोध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। और अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने जन एकत्रित और बाद में युद्ध लड़ने भी गए और जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। देखो, युद्ध से मृत्यु नहीं हुई थी बाबू, बुखार से, इसीलिए यहाँ पर बुखार से मृत्यु उनकी हो गई। अतः अंततः 1832 की कुस्तूनिया की संधि यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र की मान्यता दे। देखो, ये आप लोग ये सन ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारा घा वाला मतलब टिप्पणी लिखना है फ्रैंकफर्ट संसद पर लिखना, तो इसमें क्या लिखेगा देखिए, आसान शब्दों में आप लोग समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से धैर्य बना करके वीडियो के कंटिन्यू बने रहिएगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, इसमें टिप्पणी लिखा है कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया और 18 मई 1848 को 1811 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। और जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम को चतुर्थकार को ताज बनाया, यानी कि को ताज दिया, पहनाया और पहनाने की पेशकश की, तो उसने अस्वीकार कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर उन राजाओं मतलब स्वीकार पहना नहीं था, राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। और इस प्रकार से जहां कुलीन वर्ग का और सेना का विरोध बढ़ गया था, वहीं संसद के सामाजिक आधार कमजोर हो गया, यानी कि कमजोर हो गया, नरम हो गया, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर देखो क्या है, संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों को विरोध किया और जिससे वह क्या किए थे, देखो, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अंत में परसा के यहाँ पर परसों नहीं रहेगा बाबू, परसों मत समझिएगा, कल के बाद परसों आता है, ये परसों नहीं, परसा के राजा के इंकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए और जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई और परसा के सैनिकों ने क्रांतिकारी को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई, ठीक है, ये वाला हमारा लिख करके चौथा वाला भी लिख करके बाबू कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर आगे देखो क्या है, और ये वाला चौथा वाला भी आंसर लिख करके वेल कंप्लीट होगा। फिर पांचवा हमारा टिप्पणी आ जाता है, जो कि टिप्पणी में लास्ट है और क्वेश्चन में आप लोग आगे है, तो सभी आसान शब्दों में बताइएगा, उबिएगा मत, मतलब आप लोगों को देखिए सभी धैर्य बना करके बने रहो। देखो पांचवा में क्या है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, इस पर लिखना, तो इसमें आंसर लिखेगा राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित कर दिया गया, रखा गया, यानी कि बाहर रखा गया था, ठीक है। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं ने केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने के दिया गया था, यानी कि सिर्फ दर्शक बनाया गया था, ठीक है, ये वाला भी आंसर लिख करके प्यारा सा लिख करके वेल कंप्लीट होगा। फिर हमारा प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको भी समझिए कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए, ये बताना है, तो इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। आसान है, आसान शब्दों में बताएंगे और आप लोग समझिएगा। देखिए क्या इसका आंसर लिखेगा, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित है। पहला कदम देखिए, पहला पॉइंट में लिखिएगा, पहला जो पॉइंट में लिखिएगा कि पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार को बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, ये वाला हो जाएगा। जो दूसरा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने
पहले के राज ध्वज की जगह ले ली, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। जो तीसरा हो जाएगा, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ये तीसरा कदम हो जाएगा। जो चौथा हो जाएगा कि गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, यानी कि फ्रांस के राष्ट्र पर नाम का हुआ। और जो हमारा पांचवा हो जाएगा, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों को इसके लिए समान कानून बनाया, यानी कि समान अधिकार थे सभी के लिए, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। देखो फिर 6 वाला क्या है कि आंतरिक आयात निर्यात, यानी कि जो भेजे विदेश से माल आते थे, यानी कि भेजे जाते थे और लाए जाते थे, वो शुल्क समाप्त हो गया, यानी कि कर दिए गए थे, यानी कि समाप्त कर दिए गए थे जो टैक्स दिया जाता था। और भार व नापने के एक समान व्यवस्था, यानी कि समान इकाई बनाई गई थी, लागू की गई थी, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। 7वां वाला हो जाएगा, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी गई थी और वही राष्ट्र के साझा भाषा बन गई थी। ये हमारा 7वां पॉइंट लिख करके दूसरा वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला वाला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्होंने चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ये बताना है। मारियान और जर्मेनिया, देखो इसका आंसर लिखेगा, इसका उत्तर भी लिख दीजिएगा। क्या देखिए समझिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नारी प्रतीकों का सहारा लिया और इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये वाला हो जाएगा। पहला मारियान में टिप्पणी लिखेगा, हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से, इसके आगे नीले पेन से लिखेगा, क्या ब्लू पेन से लिखेगा कि मारियान में लिखेगा कि यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता को नारी प्रतीक को यही नाम दिया और यह छवि जन, राष्ट्र और विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रति लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य स्थानों पर लगाई गई थी ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उसे अपनी तदामत, यानी कि तालमेल, यहाँ पर तदामत में लिखेगा, तालमेल लिखेगा, ये मजा आएगा लिखने में, स्थापित कर सके। और मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, यानी अंकित का मतलब क्या होता है, छापी गई, क्या हुई थी, छापी गई थी, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, छापी गई थी। ये वाला हमारा मारियाना वाला लिख करके कंप्लीट होगा। और हमारा जर्मेनिया वाला हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से। वैसे आप लोग इसमें लिखेगा, क्या लिखेगा, देखिए इसमें लिखेगा कि यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, यानी कि राष्ट्र की नारी रूपक थी, या रूपक नारी थी या नारी रूपक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और चक्षुष अभिव्यक्तियों ने या बलुत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में, सॉरी जर्मेनिया नहीं है बाबू, जर्मनिया, देखो जो जर्मेनिया थी वो जर्मनी की रहने वाली थी, ठीक है। जर्मन में बलुत वृत्त का वीरता का प्रतीक माना मतलब है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा था क्या लिखा था कि जर्मन तलवार जर्मन राय की रक्षा करता है। ये वाला हो जाएगा। और फिर इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के प्रति बन करके उभरी एक महिला छवि थी, यानी कि चित्र थी। ये वाला भी हमारा लिख करके तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया, ठीक है बाबू। और आ जाता हमारा चौथा क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन बता रहे सभी बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, यानी कि सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, कोड बस अलग रहता है, लेकिन हर पेपर में पूछे जाते हैं, ये बात तो रहता है, ठीक है। अब आपके ऊपर आपका कौन से पेपर में आ जाए ये नहीं पता है, ठीक है। देखो चौथा प्रश्न क्या है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में बताइए। यहाँ पर संक्षेप में बताना है आप लोगों का। देखिए इसका आंसर भी लिख दीजिएगा, क्या कि जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणों में इस प्रकार है, यानी कि किस प्रकार है, इस प्रकार है, यानी कि या निम्न प्रकार है या इस प्रकार है। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस और स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ, यह पहला पॉइंट हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। जो तीसरा हो जाएगा जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी और इसमें यहाँ के माध्यमों का योगदान अधिक था, ये वाला हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजाशाही और फौजी का कड़ा मुकाबला किया, जिसने वह सफल भी हुए, ये वाला हो जाएगा। पांचवा जो हो जाएगा इस प्रक्रिया में फरसा के बड़े भूस्वामियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया, ये वाला हो जाएगा। और जो 6 वाला पॉइंट लिखेगा, देखिए छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है बाबू। 6 वाला पॉइंट हो जाएगा
परसा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन को नेतृत्व संभाला और उसने नया स्वरूप, नई दिशा प्रदान की। ये वाला हमारा 6 वाला हो जाएगा। और जो 7वां वाला हो जाएगा, इस प्रक्रिया के जनक परसा के प्रधानमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क थे। उन्होंने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। ये वाला हमारा 7वां पॉइंट हो जाएगा। और जो 8वां पॉइंट हो जाएगा, इस प्रक्रिया में परसा ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किया तथा सफलता प्राप्त की। ये हमारा हो जाएगा। और 9th वाला जो पॉइंट हो जाएगा, देखिए छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं बाबू, आसान तरीके से समझो, ठीक है। पॉइंट से डरना नहीं, कितना पॉइंट है इसमें, ठीक। आप लोगों का ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, बता देना पहले, 6 नंबर में पूछा जाता है। फिर देखो क्या है 9वां पॉइंट में कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में परसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, और जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई, यानी कि आसान हो गई, ठीक है। ये 9वां पॉइंट हो जाएगा। जो 10 वाला पॉइंट है, इसको भी समझिए कि वर्साय के महल के शीश महल, यानी कि हॉल ऑफ मिरर्स भी इसे कहते हैं। ये नाम आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ये पूछा जाता है कि मतलब क्या, देखिए क्या क्वेश्चन बन करके आता है कि हॉल ऑफ मिरर्स किसे कहते हैं, तो वर्साय के शीश महल को ही हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं। ये ऐसे भी पूछ लेता है कि शीश महल का दूसरा नाम क्या होता है, तो हॉल ऑफ मिरर्स होता है, ठीक है। जर्मन के राजकुमारों, इसमें देखिए क्या है कि राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों यानी कि प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व के नवीन जर्मन, यानी कि नया जर्मन, नवीन मतलब क्या होता है, नया होता है, साम्राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घोषणा की, यानी कि वो मतलब अनाउंसमेंट कर दिए। और 11 वाला पॉइंट में लिखा कि इस प्रकार जर्मन के एकीकरण हुआ और इस प्रक्रिया में परसा के राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। ये 12 वाला पॉइंट हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, इसको, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए 5वां वाला 5 वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए पहले आप लोग। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, यानी कि क्या क्या बदलाव किए। जैसे कि आप लोग कोई प्रधानमंत्री होते हैं अपने एरिया में जहाँ से वो निवास करते हैं, मतलब कौन कौन से बदलाव किए, तो उसी प्रकार से ये नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या नया नियम लाए, इसको बताना, ठीक है। तो इसका आंसर भी आसान है, ये वाला भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हर साल पूछा जाता है। देखिए उत्तर आप लोग का इसका आंसर लिखा है, नेपोलियन ने नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की और उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। पहला देखिए क्या है, पहला सभी को बता रहे हैं। देखिए पहला जो है, प्राचीन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया, ये हमारा पहला हो जाएगा। जो दूसरा हो जाएगा कि सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद का खत्म किया गया, नेपोलियन ने किया क्षेत्र में। और जो तीसरा हो जाएगा पॉइंट हमारा कि 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून की समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार के लिए सुरक्षित बनाया। और जो हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कि समान कर प्रणाली लागू की गई, यानी कि टैक्स जो दिया जाता था समान, यानी कि सभी जाति सभी लोग समान दिया जाएंगे, बराबर देंगे, ठीक है। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। 5वां हो जाएगा, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ये हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा। और जो 6 वाला हो जाएगा कि समांत व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदस्तों और जमींदारों, यहाँ पर रहेगा बाबू, यहाँ पर जगीदारी नहीं रहेगा, जमींदारी रहेगा। यहाँ पर माँ बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर समझदार हैं बाबू। जमींदारों शुल्क किसे मुक्त दिलाए गए, यानी कि जो जमींदार शुल्क मांगते थे, कर मांगते थे, वो मतलब मुक्त करा दिया नेपोलियन ने, ठीक है। और जो 7वां वाला हो जाएगा पॉइंट हमारा इसमें कि शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया, ठीक है। ये वाला भी किए थे नेपोलियन। और फिर 8वां हो जाएगा, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, यानी कि एक बैंक भी बन गया ना, ये वाला भी हो जाएगा। फिर अगला जो 9वां वाला हो जाएगा कि उसने दंड विधान को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा व मुद्रित प्रथों को पुनः प्रारंभ किया, यानी कि पुनः प्रारंभ कर दिया था, ये वाला हो जाएगा। और जो 10 वाला हो जाएगा, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, जहां लैटिन, फ्रांस भाषा, साधारण विज्ञान व गणित के मुख्य विषय पर तौर पर शिक्षा दी गई, यानी कि पढ़ाया जाता था, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। 11 वाला पॉइंट मिलकर कैथोलिक धर्म को राज धर्म बनाया गया। कैथोलिक धर्म, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांस में राज धर्म को किसको बनाया गया था, तो कैथोलिक धर्म को। और इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई आज़ादी मिली, यानी कि नई आज़ादी को चखा, यानी कि आज़ादी को चखा मिली, नई मिली आज़ादी को चखा, यानी कि जो आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, उसको चखा, यानी कि मजा लिया, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों का इस चैप्टर में, यानी कि
कक्षा 11 के क्लास 10th के जो आप लोगों का हिस्ट्री का मतलब सोशल साइंस का जो आप लोगों का सब्जेक्ट था, उसमें पहला जो चैप्टर है यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद और लय में सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों को संपूर्ण तरीके से आसान भाषाओं में आसान शब्दों में आप लोगों को समझा दिया, बता दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ बाबू, इस वीडियो को बाबू क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास ये सभी ग्रुप में सभी के पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को सेंड नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। और एक बार अगर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ शेयर कर दिए सर, शेयर कर दिए हैं सभी के पास, तो मुझे मतलब तसल्ली मिल जाएगी, तिया मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।